आज हमारा टॉपिक है डिराइव आयलर लाग्रांज इक्वेशन फॉर टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आयलर लाग्रांज इक्वेशन फॉर वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमने प्रूव कर लिया था और उसमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ वेरिएशन कैलकुलस यूज हुआ था ऑफ वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस यूज होगा फॉर टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाला थ्योरम। तो जो आयलर लाग्रांज इक्वेशन फॉर वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल को प्रूव किया था उसके फंक्शनल को भी माइंड में रखें जिसको हमने एक्सट्रीमाइज किया था, और इस पे भी अब हम काम करते हैं। डिराइव आयलर लाग्रांज इक्वेशन फॉर टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ से स्टार्ट, ये इसने थ्योरम के फॉर्म में लिखा हुआ है, बट यू कंसीडर फ्रॉम हियर, कंसीडर द एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शनल। ये आपके प्रूफ का पार्ट होना चाहिए, जो एजम्पशन आप ले रहे हैं, जो यहाँ पे वो थ्योरम स्टेट कर रहा है, ऐसे थ्योरम भी वो दे सकता है। तो ये भी आयलर लाग्रांज इक्वेशन फॉर टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर वो इन शॉर्ट लिख दे कि डिराइव आयलर लाग्रांज इक्वेशन फॉर टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, फिर भी बात दुरुस्त है। और अगर ऐसे ये थ्योरम के फॉर्म में स्टेट कर दें तो फिर भी ठीक। तो हियर वी नाउ डिराइव आयलर लाग्रांज इक्वेशन फॉर टू independent variable. For this, we consider the extremal surface of the functional I u x y, which is equal to surface integral over the region R, where f is x y u u x u y into dx into dy। देखिए, मैं थोड़ा सा इस फंक्शनल को जो हमने आयलर लाग्रांज इक्वेशन को फॉर वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिराइव किया था, उस फंक्शनल को भी और इस फंक्शनल को भी थोड़ा सा यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। वहाँ पे जो हमने फंक्शनल लिया था वो यहाँ पे आई, यहाँ पे वाई ऑफ एक्स था, मतलब वाई डिपेंडेंट वेरिएबल और एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। और जो इंटीग्रल था वो सिर्फ लाइन इंटीग्रल फ्रॉम x1 टू x2 था, और फंक्शन जो था x था, y था और y प्राइम था, और इनटू dx था। लेकिन यहाँ पे जो आपके पास जो फंक्शनल ले रहे हैं आप आई, उसमें जो u है दैट इज अ फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो एक तो ये f जब आप लेंगे तो एक तो ये दोनों वेरिएबल आएंगे x और y, जिस तरह वहाँ पे x आया था, और फिर इसके रिस्पेक्ट से भी u की डेरिवेटिव आएगी और y के रिस्पेक्ट से भी u की डेरिवेटिव आएगी। u खुद भी आएगा जिस तरह वहाँ पे y आया था, तो वहाँ पे y प्राइम था। अब चूंकि यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव दोनों के रिस्पेक्ट से इन्वॉल्व होंगे। u की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x भी इन्वॉल्व है और u की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y भी इन्वॉल्व है, और सरफेस इंटीग्रल है और द रीजन R। और वहाँ पे जो सात बाउंड्री कंडीशन थी जो हम उसको प्रूव कर रहे थे, तो उस पे एंड पॉइंट पे y of x1 and y of x2 is equal to constant, और y prime of x1 is equal to constant and y prime of x2 is equal to constant। वहाँ पे यहाँ पे u के ऊपर इस तरह की कंडीशन लगी होगी, लेकिन यहाँ पे चूंकि लिमिट्स नहीं है x1 to x2, यहाँ पे बाउंड्री है, रीजन है, ये R जो है इट इज़ अ रीजन, और इसको सरफेस को बाउंड्री जो है वो इनक्लोज कर रही है। तो वेयर u हैज अ डिफरेंशियल रेट्स इनसाइड द रीजन R, कि u जो है उस रीजन के इनसाइड डिफरेंशिएबल है, बट इज प्रिस्क्राइब्ड ऑन द बाउंड्री ऑफ द रीजन R। इसका मतलब ये है कि बट बाउंड्री के ऊपर जो चेंज इन R है दैट इज इक्वल टू 0। Moreover, u is supposed to possess continuous partial derivative up to second order is given by the partial differential equation। और जिस आयलर लाग्रांज इक्वेशन को हमने डिराइव करना है करस्पॉन्डिंग टू दिस फंक्शनल, जिसको हम एक्सट्रीमाइज करेंगे, वो है यहाँ पे पार्शियल एफ और पार्शियल यू माइनस पार्शियल बाय पार्शियल एक्स, पार्शियल एफ और पार्शियल यू एक्स, पार्शियल वाई माइनस पार्शियल वाई और पार्शियल और पार्शियल वाई, पार्शियल एफ और पार्शियल यू इक्वल टू 0।
अगर आप यहाँ पे देखें जो हमने वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल की करस्पॉन्डिंग आइलर-लाग्रांज इक्वेशन को डिराइव किया था, उसमें यहाँ पे था पार्शियल एफ और पार्शियल वाई। यहाँ पे वाई था, वाई ऑफ एक्स माइनस फिर डी बाई डी एक्स था, टोटल डेरिवेटिव था यहाँ पे, और पार्शियल एफ और पार्शियल यू, पार्शियल एफ और पार्शियल वाई प्राइम इज इक्वल टू 0 था। लेकिन यहाँ पे यू है डिपेंडेंट वेरिएबल और दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो यहाँ पे जो टर्म्स आएंगे उसी तरह ये दो आएंगे। एक तो ये पार्शियल एफ और पार्शियल यू डिपेंडेंट वेरिएबल की करस्पॉन्डिंग डेरिवेटिव माइनस फिर वहाँ पे डी बाई डी एक्स था, लेकिन यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव आएगा क्योंकि यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो पार्शियल बाई पार्शियल एक्स, और फिर आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ था पार्शियल एफ और पार्शियल वाई प्राइम, यहाँ पे पार्शियल एफ और पार्शियल यू एक्स होगा, वाई प्राइम की जगह पे यू एक्स मतलब डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स, माइनस फिर इसी तरह की टर्म विद रिस्पेक्ट टू वाई भी आएगी, पार्शियल और पार्शियल वाई, पार्शियल एफ और पार्शियल यू वाई इक्वल टू 0। तो this equation is Euler-Lagrange equation for two independent variables, and this equation is corresponding to extremize or optimize this functional under these assumption. जी बोले आयशा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये जो भी आपने ऊपर लाइन बताई है, बट इज प्रिस्क्राइब्ड ऑन द बाउंड्री ऑफ द रीजन आर, ये जरा दोबारा एक्सप्लेन कर दें। इसका मतलब ये है कि बाउंड्री पर जो आप मतलब आर में चेंजेस लेंगे ना वो 0 होंगे, जिस तरह उसमें बाउंड्री कंडीशन के ऊपर वो फंक्शनल की वैल्यू 0 थी ना, यानी मतलब चेंज उस पे 0 था। यस सर। तो यहाँ पे देखें कुछ यूं होगा, देखें आपने आप ये आपके पास सरफेस है, ठीक है। यस सर। अब यहाँ इनसाइड द बाउंड्री जो है उसकी डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करेंगे, यू इज डिफरेंशिएबल इनसाइड द रीजन, इस के अंदर डेरिवेटिव होंगे, लेकिन इसकी बाउंड्री के ऊपर ना, इसकी बाउंड्री के ऊपर जो चेंज होगा, जो डेरिवेटिव्स होगा वो 0 होगा। ओके सर। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट उसी तरह ही है, इसका बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरह है, बट यहाँ पे इंटीग्रल जो है वो सरफेस इंटीग्रल है। तो अब सरफेस इंटीग्रल और लाइन इंटीग्रल में थोड़ा सा फर्क है, उनको डील करने में थोड़ा सा फर्क है, कंसेप्ट में थोड़ा सा फर्क है। बाकी चेंज हमने इसमें उसी तरह ही लेना है जो हमने एक शॉर्ट मेथड टू कैलकुलेट अ चेंज इन द फंक्शनल लिया था, उसी तरह ही लेंगे, लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशन में, प्रोसीजर में, प्रूफ में थोड़ी सी चेंजिंग होगी। इट इज गिवन दैट I is the functional which is given in the theorem। ये जो गिवन है ये इसको दोबारा से लिख लें, where x y are independent variable and consider the change in the functional delta I। अब ये देखें, इसमें भी चेंज उसी तरह लेना है। देखिए मैंने बताया था आप लोगों को कि जब ये चेंज आप लेंगे तो इसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, दोनों उनको आप छोड़ दें, दो हो एक हो, जो जितने भी हो वो आप छोड़ देंगे। पहले चेंज हम इस वेरिएबल के रिस्पेक्ट से लेंगे, फिर इसके रिस्पेक्ट से, फिर इसके रिस्पेक्ट से, और आगे उसी तरह लिख देंगे। नाउ डेल्टा इज इक्वल टू इंटीग्रल ओवरऑल पार्शियल एफ और पार्शियल यू इंटू डेल यू प्लस पार्शियल एफ और पार्शियल यू एक्स इंटू डेल यू एक्स प्लस पार्शियल एफ और पार्शियल यू वाई इंटू डेल यू वाई इंटू डी एक्स इंटू डी वाई। अब देखें जिस तरह हमने उधर इस इंटीग्रल को फिर हम इसके ऊपर भी लगा देते थे, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी, और जिसमें डेरिवेटिव आ रहा होता था हम उस पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई करते थे। लेकिन यहाँ पे चूंकि इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल है, यहाँ पे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट नहीं लगा सकते डायरेक्ट, तो यहाँ पे हम कुछ और स्टेप्स करेंगे जिसकी मदद से हमारा ये रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन हमने कैलकुलेट जो है ना इन दोनों टर्म्स को करना होगा, इसको और इसको, जो जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। ये इंटीग्रल इसके ऊपर भी लग जाएगी, इसके ऊपर भी लग जाएगी, इसके ऊपर भी लग जाएगी, अलग अलग। अगर अलग अलग नहीं लगाते तो हम इनको कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे कैलकुलेशन जो की है वहाँ पे इसकी इस टर्म की जो है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ली हुई है। इस टर्म की डेरिवेटिव, नाउ कंसीडर द डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म, चलो मिटा देंगे। कंसीडर करें इस टर्म की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कंसीडर करें इस टर्म की, कंसीडर द डेरिवेटिव ऑफ दिस
विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ पे ये दो फंक्शन है, एक फंक्शन आपका ये है और दूसरा जो फंक्शन है वो आपका ये है जो कि डेल यू एक्स लिखा हुआ है। इस पे आप लगा लें प्रोडक्ट रूल, डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल लगा लें। तो डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो सॉरी इसकी डेरिवेटिव नहीं, यहाँ एक्स इसके साथ नहीं है, डेल यू की सिर्फ पार्शियल एफ और पार्शियल यू एक्स इंटू डेल यू की डेरिवेटिव आप ले लें, एक्स साथ ना लें। तो देखिए इस पे फिर प्रोडक्ट रूल लगाएं, इसको आप पहला फंक्शन कंसीडर करें इसको, और डेल यू को आप दूसरा फंक्शन कंसीडर करें। तो फर्स्ट फंक्शन की डेरिवेटिव आएगी ना पार्शियल और पार्शियल एक्स, पार्शियल एफ और पार्शियल यू एक्स, और जो ये जो डेल यू है ये साथ ऐसे ही आ जाएगा। फिर प्लस पार्शियल एफ और पार्शियल यू एक्स ये ऐसे ही आएगा, और जो डेरिवेटिव आप ले लेंगे वो डेल यू की ले लेंगे। अब डेल यू की डेरिवेटिव उसने डेल यू एक्स से डिनोट की हुई है। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे इस इक्वेशन में हमें ये टर्म चाहिए, तो ये टर्म आपकी ये लिखी हुई है, ये लिखी हुई है। तो आप इस टर्म को उठा के दूसरी तरफ ले जाएं तो ये माइनस हो जाएगा, और आपके पास ये जो टर्म है ये कैलकुलेट हो जाएगा। तो पार्शियल ओवर पार्शियल यू एक्स इंटू डेल यू एक्स, यानी मतलब ये टर्म इक्वल हो जाएगा, ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब मजीद इसी तरह आप इसको भी कैलकुलेट करें, जिस तरह एक्स को कैलकुलेट किया बाय द सिमिलर वे कैलकुलेट दिस वन। तो ये भी इसी तरह जिस तरह ये आया है पार्शियल एफ और पार्शियल यू एक्स इंटू डेल यू एक्स इज इक्वल टू माइनस पार्शियल एफ और पार्शियल यू एक्स, पार्शियल एफ और पार्शियल यू एक्स इंटू डेल यू प्लस पार्शियल एफ और पार्शियल एक्स, पार्शियल एफ और पार्शियल यू एक्स इंटू डेल यू, जो ये आया है इसी तरह सेम वही आएगा, जस्ट स्मॉल एक्स को वाई से आप रिप्लेस कर दें। और रिप्लेस करने के बाद जब ये आ जाएगा आप इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दें, तो आप में इसमें चेंजिंग आ जाएगी, इसकी जगह पे ये दो टर्म्स आ जाएगी, ये जो दो टर्म्स है, और इस तरह पार्शियल वाई की जगह पे भी दो टर्म्स आ जाएगी। सिमिलरली ये आ जाएगा, ये दो टर्म्स आ जाएगी। अब ये ए और बी को आप 1 में पुट करने हैं, पुट करें जी, जो पुट करेंगे तो आपकी जो इक्वेशन है वो ये बन जाएगी। आयशा कुछ बोलना है? यस सर, एक तो ये जो हमने सिमिलरली के बाद टर्म लिखी है, इसमें हमारे पास जो पहला माइनस पार्शियल वाई इंटू पार्शियल एफ बाय पार्शियल यू वाई, इसके साथ डेल यू नहीं आएगा सर? आएगा तो उससे लिखना भूल गया रह गया तो आप लिख लें। दूसरी बात सर, ऊपर वाले फंक्शन में जब हमने इसका डेरिवेशन मतलब निकाली है पार्शियल एफ बाय पार्शियल यू एक्स, इसके साथ हमने डेल यू एक्स कंप्लीट क्यों नहीं लिया, डेल यू क्यों लिया है सिर्फ? डेल यू लिए इस वजह से लिए ना, तो इस पे आपने डेरिवेटिव अप्लाई करना है, इस पे आपने डेरिवेटिव अप्लाई करना है, तो ये डेरिवेटिव आप अप्लाई करेंगे तो ये वाली टर्म खुद अपीयर हो जाएगी इधर। हमने इसको इस डेरिवेटिव से फ्री करना है, हमने ऐसा टर्म लेना है कि जिसमें यहाँ पे चेंज जिसमें आ रहा है ना डेल यू बाय डेल एक्स, इसको खत्म यस करना है। सर। तो इसको खत्म करना है, इसको विदाउट ऐसे टर्म में एक्सप्रेस करना है कि जिसमें ये डेल यू एक्स में चेंजिंग ना हो। तो देखें इसमें भी डेल यू के साथ डेल यू की डेरिवेटिव नहीं है और इसमें भी डेल यू की डेरिवेटिव नहीं है। ठीक है सर। अच्छा, आप इन वैल्यूज को पुट कर दें आप इक्वेशन 1 में, तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। इसको बेशक आप इक्वेशन 2 कह दें। अब इसको मजीद जो है जो x के रिस्पेक्ट से टर्म है ना उनको आप मतलब पार्शियल एफ और पार्शियल यू इंटू डेल यू माइनस पार्शियल और पार्शियल एक्स पार्शियल एफ और पार्शियल यू एक्स इंटू डेल यू माइनस पार्शियल एफ और पार्शियल वाई पार्शियल एफ और पार्शियल यू वाई इंटू डेल यू इंटू डी एक्स डी वाई। ये टर्म आप अलग लिख लें और ये जो दूसरे टर्म्स है इनको आप अलग लिख लें। दोनों पे इंटीग्रेशन अलग अलग लगा दें, मतलब इक्वेशन को आप जो है वो आप अरेंज कर दें। अरेंज कुछ इस तरह करना है जैसे ये किया हुआ है। अब जब ये आप अरेंज कर लेंगे उसके बाद जो है आप इसको इसको सॉरी
इसको जो है ना, इसको आप I1 कह दें और दूसरे को आप जो यहाँ से यहाँ तक है इसको आप I2 कह दें। अब इन दोनों इंटीग्रल्स को हमने कैलकुलेट करना है और देखिए इन दोनों इंटीग्रल से क्या आता है। इन दोनों इंटीग्रल को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो अकॉर्डिंग टू ग्रीन थ्योरम, देखें ये आपका Q है, ये जो है ये ग्रीन थ्योरम आप लोगों ने वेक्टर में पढ़ा हुआ है, ये आपका Q है, ये आपका P है, ठीक है। तो ये क्लोज रीजन के ऊपर ये इंटीग्रल डिफाइन है, ठीक है, इसकी बाउंड्री मौजूद है, ये सरफेस के ऊपर डिफाइन है। और इसमें F ये जो है ये जो है आपका Q है और ये जो है आपका P है। तो अप्लाइंग द ग्रीन फंक्शन क्या करता है, वो जो है वो सरफेस इंटीग्रल को क्लोज लाइन इंटीग्रल में कन्वर्ट करता है। आप लोगों को पता होगा क्लोज लाइन इंटीग्रल आता है, आगे आता है पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, ये इस तरह का थ्योरम है जो आप वेक्टर में यूज करते हैं। तो वो यहाँ पे अप्लाई करें इसके ऊपर, सिर्फ I2 के ऊपर आप अप्लाई करें। तो I2 के ऊपर जब आप अप्लाई करेंगे तो आपका ये सरफेस इंटीग्रल जो है ये क्लोज लाइन इंटीग्रल में शिफ्ट हो जाएगा। क्लोज लाइन इंटीग्रल में जब शिफ्ट हो जाएगा ये I2 आपके पास इस तरह बन जाएगा। अब डेल्टा U जो है ये यहाँ पे जो क्लोज, यहाँ पे जो C लिखा हुआ है, C बाउंड्री को रिप्रेजेंट करता है, C बाउंड्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। अब बाउंड्री के ऊपर जो चेंजिंग है वो डेल U जो है वो 0 है, तो इस वजह से ये सारा जो है ये 0 हो जाएगा। तो I2 इसी तरह आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि हमने देखें स्टार्ट में ये देखें क्या हुआ था कि U has differentiable rates inside the region R but it is precise on the boundary of the region R। इसका मतलब ये है कि जो डेल्टा U है that is equal to 0 on the boundary of the surface। तो यहाँ पे जो ये है, ये जो C है ये बाउंड्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो रीजन R की बाउंड्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। उस पे चेंज इन U है 0 है, तो वो 0 होगा, इस वजह से ये सारा 0 हो जाएगा। और जब ये I2 0 हो जाएगा तो आपकी ये जो इक्वेशन है डेल्टा I, उसमें ये वाली टर्म 0 हो जाएगी सारी की सारी। ये जो I2 है ये 0 हो जाएगी और सिर्फ ये बच जाएगा डेल्टा I इज इक्वल टू इसकी इक्वल ये बच जाएगा। अब डेल्टा I को आप फॉर एक्सट्रीमल कर्व पुट डेल्टा I इज इक्वल टू 0। डेल्टा I को 0 करोगे तो राइट साइड भी आपका इक्वल टू 0 हो जाएगा, और जब राइट साइड आपका इक्वल टू 0 हो जाएगा तो इस पे आपने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ वेरिएशन कैलकुलस ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल को अप्लाई करना है। और वो अप्लाई कैसे करेंगे, देखें टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल में यहाँ पे ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो है f को शो करता है। f को मतलब वो जो वेरिएशनल कैलकुलस के थ्योरम में जो f था उसको शो करता है, और इसमें जो ये चेंजिंग है डेल्टा U ये शो करता है g को। अब g जो है वो चेंज इन द बाउंड्री जो है वो 0 है, और ये इंटीग्रल प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का जो सरफेस इंटीग्रल है ये भी 0 है। मतलब सारी कंडीशन जो है वो वेरिएशनल कैलकुलस ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल की पूरी हो रही है। तो इस वजह से ये जो इक्वेशन इनसाइड द ब्रैकेट लिखी हुई है ये इक्वल टू 0 हो जाएगी, और इसी तरह आपकी इक्वेशन डिराइव हो जाएगी। बिकॉज डेल्टा U vanish on the boundary curve of the domain D, therefore by fundamental theorem of calculus of variation, और ये एक वेरिएशनल कैलकुलस का जो फंडामेंटल थ्योरम है ये फॉर टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो यूज किया था वो यूज करेंगे। तो उसकी वजह से फिर ये इक्वेशन आपके पास इक्वल टू 0 हो जाएगी, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आयलर-लाग्रांज इक्वेशन फॉर टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो फर्स्ट में हमने जो वेरिएशनल कैलकुलस फॉर वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज किया था, इसमें कैलकुलस ऑफ वेरिएशन थ्योरम फॉर टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज करेंगे। जितने भी आयलर-लाग्रांज इक्वेशन के केसेस हमने किए हैं या हमने इक्वेशंस डिराइव की है, उसमें एट द एंड इसी तरह ही आपके पास इंटीग्रल आता है, चाहे वो सरफेस इंटीग्रल हो चाहे वो लाइन इंटीग्रल हो। उस पे आप वेरिएशनल कैलकुलस जो है, वेरिएशनल कैलकुलस वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल या टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल आप अप्लाई करते हैं। चाहे टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो ये पहला केस है। पहले जितने भी हमने आयलर-लाग्रांज इक्वेशन डिराइव की है
या आयलर लाग्रांज इक्वेशन की जो केसेस की हैं हमने, एक्सटेंशन जो उनकी की है, तो उसमें हम वेरिएशनल कैलकुलस का जो थ्योरम अप्लाई करते थे वो वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए जो थ्योरम था वो अप्लाई करते थे। यहाँ पे हमने वेरिएशनल कैलकुलस ऑफ वेरिएशनल कैलकुलस का जो थ्योरम है वो हमने फॉर टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो थ्योरम है वो यहाँ पे अप्लाई किया, और इस तरह हमने आयलर लाग्रांज इक्वेशन फॉर टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिराइव किया। तो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड आयलर लाग्रांज इक्वेशन फॉर टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। अच्छा, चलो फिर हम आगे इसको एक्सटेंड करते हैं, इसको फॉर थ्री इंडिपेंडेंट वेरिएबल करते हैं, तो डेफिनेटली हमारा फंक्शनल जो है उसमें चेंजिंग आएगी। फंक्शनल जो है उसमें यू जो है, देखिए बाकी सारे का सारा उसी तरह है, बिल्कुल सेम वही प्रोसीजर है जो हमने अभी पिछले थ्योरम में किया है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी मामूली सी चेंजिंग जो इसमें आएगी वो ये है कि एक तो यहाँ पे आपके पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ गए, जो फंक्शनल आप ले रहे हैं उसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो डेफिनेटली जो इंटीग्रल जो होंगे वो आपके पास ट्रिपल इंटीग्रल होगा, वॉल्यूमेट्रिक इंटीग्रल होगा, और जो एफ होगा वो एक्स वाई जेड, मतलब थ्री इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और फिर यू को लिखेंगे, फिर यू की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाला टर्म लिखेंगे, फिर यू की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, फिर यू की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड और डी वाई डी जेड। और इसी तरह वहाँ पे सरफेस आप ले रहे थे, यहाँ पे सरफेस नहीं होगा, यहाँ पे स्फीयर आप लेंगे, और स्फीयर में इनसाइड उसी तरह इनसाइड द स्फीयर यू की जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट कर रही होगी, और जो बाउंड्री है सरफेस की बाउंड्री जो होगी उसके ऊपर जो यू होगा उसमें चेंजिंग आप ज़ीरो लेंगे, और इसी तरह सेम उसी तरह प्रोसीड करेंगे, उसमें चेंज लिखेंगे आप, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम इंटीग्रल होगा। और इक्वेशन देखें, एक टर्म उसमें बढ़ जाएगी, सिर्फ पिछली इक्वेशन जो थी वो यहाँ तक थी, पिछली इक्वेशन जो थी वो यहाँ तक आई थी, यहाँ तक जो फॉर टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल थी वो यहाँ तक आई थी, तीसरी में एक टर्म ऐड हो जाएगी जस्ट। लेकिन इसके डिराइव होने में जब आप डिराइवेशन करेंगे तो डिराइवेशन के लिए यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग है कि फंक्शनल जो आपने कंसीडर किया था वो जो डिफाइन किया था वो डबल इंटीग्रल था, उसके ऊपर डिफाइन किया था, और रीजन आर, यहाँ पे आप ट्रिपल इंटीग्रल लेंगे और वो और स्फीयर लेंगे, ठीक है। और वहाँ पे सरफेस की बाउंड्री आपने ली थी, यहाँ पे स्फीयर की बाउंड्री आप लेंगे। तो बाकी एजम्पशन कंडीशन उसी तरह है, बस जस्ट ट्रांसफॉर्म आना चाहिए आप लोगों को कि किस तरह आप जो है क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करके उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल सेम उसी तरह फंक्शन कंसीडर किया, उसी तरह चेंजिंग देखी, देखें ये पार्शियल एफ और पार्शियल यू इंटू डेल यू, पार्शियल एफ और पार्शियल एक्स इंटू डेल यू एक्स, पार्शियल, बाकी देखिए सारे स्टेप्स वही है, वहाँ पे ये दो टर्म्स कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे एक तीसरा भी आप कैलकुलेट करेंगे, ए बी सी तीन इक्वेशन आ जाएगी, तीनों की वैल्यू पुट करेंगे, उसी तरह आप जो है इक्वेशंस को अरेंज करेंगे, दो इंटीग्रल बनेंगे I1 प्लस I2। लेकिन यहाँ पे आप ग्रीन थ्योरम की बजाय जो है वो आप जो थ्योरम यूज़ करेंगे दैट इज डाइवर्जेंस थ्योरम। आपने देखें वेक्टर एनालिसिस में जो है वो सरफेस लाइन सरफेस और वॉल्यूम इंटीग्रल वाला चैप्टर पढ़ा होगा, तो उसमें ग्रीन थ्योरम जो आप यूज़ करते हैं, ग्रीन थ्योरम एक्चुअल क्या करता है कि वो सरफेस इंटीग्रल को क्लोज लाइन इंटीग्रल में कन्वर्ट करता है। जो डाइवर्जेंस थ्योरम है वो क्या करता है कि वो वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल क्लोज सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करता है। तो आप वॉल्यूम इंटीग्रल को यहाँ से क्लोज सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर लेंगे, वो अप्लाई करेंगे, और इसी तरह सरफेस के ऊपर जो स्फीयर का सरफेस है, स्फीयर की बाउंड्री नहीं होती, सॉरी मैंने पहले कह दिया था, लेकिन वो एक्चुअल वो बाउंड्री से मुराद मेरा ये है कि वो फर्स्ट करें आप फुटबॉल लेते हैं, फुटबॉल की बाउंड्री तो नहीं होती ना, फुटबॉल तो सरफेस होता है, वो सारा जो अपर सरफेस होता है वो होता है, और इनसाइड जो है वो रीजन होती है उसकी। तो पूरे सरफेस के ऊपर जो है वो पूरा क्लोज सरफेस एक डिफाइन होता है, उस क्लोज सरफेस के ऊपर जो है वो आप